हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया है। आपको भी पता है, उससे पहले मैं आपके अंदर एक मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रही हूँ, राइट। और वो हम डेरिवेशंस तक पहुंच चुके थे। मैं आपको अब जो करवाऊंगी वो एक एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, राइट। और उससे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए जरूरी है। मैथमेटिकल थिंकिंग एक्चुअली है क्या, उसका एक क्विक रिकैप। आपको पता है, मैं हर लेक्चर में आपका वो करवाती हूँ, राइट। एक रिवीजन थोड़ा सा लेती हूँ पहले वाली क्लासेस का, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा, आपको ये साइकिल याद रखनी पड़ेगी कि कैसे होता है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग में सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व के बाद बेटा हम क्या करते हैं, बताइए तो जरा। कंपेयर करते हैं, वेरी गुड, कंपेयर करते हैं। कंपेयर के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पैटर्न को कि पैटर्न क्या है, राइट। पैटर्न फाइंड करेंगे, पैटर्न्स फाइंड करेंगे, पैटर्न्स होंगे, क्योंकि हमें एक ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एक पैटर्न का हमें पता होता है, लेकिन जब हम थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं तो हमें 2-3 पैटर्न उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। फिर हमारा लॉजिक को यूज करेंगे, ठीक है। लॉजिक यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल होता है चेक, ठीक है। वेरीफाई करेंगे आंसर को, ठीक है। तो ये एक साइकिल होती है, ये साइकिल को आपको याद रखना है, जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को फाइंड करना है, सॉल्व करना है और चेक करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। इससे पहले आपको ये तो मैं बता चुकी हूँ, चलो ये तो मैं बहुत अच्छे से डेप्थ तक समझा चुकी हूँ इसको कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, बता देती हूँ मैं। इस एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने 1, 4, 9 और 16 और इसके आगे का मैंने एक आपसे नंबर पूछा था। ये क्वेश्चन याद है आपको। और यहाँ पर मैंने एक नहीं 2 पैटर्न बताए थे, और वो पैटर्न हमने इसी फॉर्मूला को, इसी साइकिल को यूज करके वो पैटर्न हमने निकाला था, राइट। अब मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक एग्जाम्पल है हमारा, मैं लेती हूँ, मैं बताऊँ आपको। तो बताइए कि एक बैट है और एक बॉल है, दोनों की कीमत है 110 रुपए। सुनते जाइएगा ध्यान से और इसका आंसर बताइए मुझे। बैट का कॉस्ट है 100 मोर देन द बॉल, है ना। 100 रुपए का बैट है आपका, और बॉल का जो कीमत है वो बॉल की कीमत से ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बॉल की कीमत क्या होगी, बताओ। दोनों मिला के 110 रुपए है, ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट है आपका बेट का वो ₹100 मोर देन द बॉल है, बॉल से 100 रुपए ज्यादा है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, लैंग्वेज पे गौर करना। मैं कह रही हूं अ बॉल एंड बैट टुगेदर कॉस्ट ₹110, ठीक है। द बैट कॉस्ट ₹100 मोर देन द बॉल, बॉल से 100 रुपीज ज्यादा बता रही हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बॉल की कीमत क्या होगी। आप में से शायद लगभग सब यही कहेंगे कि 10 रुपए होगी, है ना। सबको लगेगा कि 10 रुपए होगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ₹100 मोर देन द बॉल, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ, चेक करो तो जरा। यदि बॉल 10 रुपए की है तो बैट मस्ट बी 100 रुपीज मोर देन हो गया, राइट। बैट अगर 110 रुपए का है तो 110 प्लस 10, मान लो 110 प्लस 10 120 हो गया। तो हमें क्या बताया कि दोनों साथ में 110 रुपए के हैं, तो 120 तो हो ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो। और हमने क्या बोला है कि बैट जो बॉल है, बैट का जो कीमत है वो 100 रुपीज मोर देन द बॉल है, 100 रुपीज मोर देन द बॉल है, मतलब 110 में 100 रुपीज मोर देन द बॉल बात कर रहे हैं हम, राइट। तो ये जो आंसर है ना आपका कि 10 रुपए की बॉल है, वो गलत है। बॉल होगी 5 रुपए की और 105 रुपए का होगा आपका बैट, तब जाके ये दोनों में डिफरेंस जो होगा वो 100 का होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। 100 रुपीज मोर देन द बॉल की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनते जाइएगा। 100 रुपीज मोर देन द मोर की बात कर रहे हैं, और 100 रुपीज का डिफरेंस आना जरूरी है बॉल में और बैट में। 110 का है, ओ 100 दोनों मिला के 110 है, दोनों मिला के 110 है। 100 रुपीज में मोर देन द बॉल है। अभी मुझे बताओ 110 और 100 में से ये 100 रुपए होगा, तो ये क्या सही होगा क्या?
खुद बताओ। क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं हम तो मतलब 110 रुपए का अगर बैट हमने मान लिया है तो जो 10 रुपए की बॉल है तो ये तो 10 अगर जोड़ने गए तो ये तो 120 हो गया ना। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो 120 हो गया ना। हो रहा है कुछ क्लियर? तो क्या है जो लैंग्वेज हमें कही गई है ना कि बॉल जो है वो सॉरी बैट जो है वो 100 रुपीज जस्ट बिल्कुल वैसे जो इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बताऊं तो मैं क्या कह रहा है, द बैट का कॉस्ट क्या है, ₹100 मोर देन द बॉल। इसका मतलब हमें यही लगेगा कि ये 100 रुपए का बैट है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, मोर देन द बॉल, 100 रुपीज मोर देन द बॉल है। तो 100 रुपए का बैट तो नहीं होगा ना, ये समझ में आ रहा है? 100 रुपए का तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा है कि 100 रुपए का बैट है, नहीं ये नहीं कहा है, वो ये कह रहा है कि मोर देन द बॉल है। इसलिए वर्ड्स को, इसीलिए मैंने कहा कि पहले शब्दों को समझो। तो यहां पर 110 का बॉल सॉरी 100 का बैट और 110 का बॉल नहीं होगा, यहाँ मोर देन की बात हो रही है। मोर देन का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब 105 रुपए का आपका बैट होगा और 5 रुपए की आपकी बॉल होगी, तब दोनों मिला के 110 रुपए के आएंगे। आया समझ में? तो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो लैंग्वेज पर ही होते हैं, इस चीज को ध्यान में रख लो। मैथमेटिक्स सारा लैंग्वेज का खेल है। यही छोटे से सिंपल क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और 110 रुपए हम कह रहे थे बॉल के लिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मोर देन की बात हो रही है यहाँ पर। यही छोटे छोटे शब्दों को हम ध्यान से समझ नहीं पाते हैं और हमारे आंसर्स गलत आते हैं। आया समझ में? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को से ही आदत डालो, अपनी ट्रिक्स आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। हर क्वेश्चन को आपको पहले पार्ट्स में ब्रेक करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूं, वो देखिएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और है, वो देखिए यहाँ पर। सिंपल है। अगर मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देती हूँ, वो देखो कितनी छोटे छोटे चीजें मैं समझा रही हूँ आपको। एक्चुअल में ये बच्चे करते हैं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि 25 × 16 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ट्रेडिशनली आप नॉर्मली आप कन्वेंशनली आप हमेशा कैसे करते हैं? ये करेंगे ना? और मैं अगर आपको ऐसे कहूँ कि 25 × 4 × 4 कर दो, तो सोचो तो जरा, ये कर दो तो क्या होगा, बताना? कितना इजी हो गया ये? हो गया इजी? समझ में आया? तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ये पैटर्न से आप बहुत लंबा समय करते हैं, राइट? जिसको 16 का पहाड़ा याद है, जिसको 16 का टेबल याद है, वो तो कर लेगा, चलो ठीक है। लेकिन जिनको याद नहीं है, और ज्यादा बच्चों को तो याद नहीं होता ना, ये सबको पता है, तो ब्रेक करना सीखो, क्वेश्चन को समझना सीखो। सिर्फ रटने की आदत मत डालो, क्वेश्चन को समझना सीखो, ठीक है? एक और बताती हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। मैथमेटिक्स करते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, राइट? क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है सब कुछ बड़ा बड़ा बड़े बड़े करके बड़े बड़े मैथमेटिक्स को हम समझते हैं कि बस पूरा खेल ही कैलकुलेशन का है और बस कैलकुलेट करते रहो। भाई कैलकुलेटर भी कर सकता है, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर सकता है, हमें क्यों करना है फिर? कैलकुलेशन तो वो भी कर सकता है। एक और चीज बताती हूँ, ये एक और क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? कभी सोचा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्यों आया? लेंथ प्लस ब्रेथ भी लिख सकते थे ना, मल्टीप्लीकेशन क्यों आया? कभी सोचा है? सोच के बताना मुझे, क्यों आया मल्टीप्लीकेशन? मैं बताऊं? सिंपल, ये है आपका रेक्टेंगल, थोड़ा टेढ़ा बने ना तो देख लेना, समझ लेना। इसको करो 5 स्क्वायर में, समझ लो, बहुत बहुत मतलब बच्चों वाला समझा रही हूँ, बहुत डेप्थ में। मान लो रेक्टेंगल है, उसको स्क्वायर में डिवाइड कर दो, 5 स्क्वायर बने, 5 स्क्वायर बने आपके हॉरिजॉन्टली, ठीक है?
वर्टिकली आपके 3 स्क्वायर बनते हैं। अब इनको ग्रुप में करो तो 5 स्क्वायर्स का ग्रुप, ठीक है, 5 ग्रुप ऑफ, कैसे बनेगा, कैसे लिखोगे इसको, 5 ग्रुप्स ऑफ 3, 5 ग्रुप्स ऑफ 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर का एक 3 स्क्वायर है जिसका ग्रुप है 5 नंबर का ग्रुप है 3 स्क्वायर का। अब ये ऑफ आ गया ना, आया समझ में? कुल मिला के 15 स्क्वायर्स हैं। यही है वो मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यही है। आया समझ में? तो हमने एक्चुअल में रेक्टेंगल को ये रटना छोड़ दो, ये समझ में आना चाहिए आपको कि एक्चुअल में हमने रेक्टेंगल को स्क्वायर्स यूनिट स्क्वायर्स में आपने उसको ब्रेक करा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें हर प्रॉब्लम को ब्रेक करना है, तभी हमें समझ में आएगा कि कौन से कहां पर प्लस लगा है, क्यों लगा है। क्योंकि देखो फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं है कि आपको याद हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लस लगा है तो क्यों लगा है, माइनस लगा है तो क्यों लगा है, मल्टीप्लीकेशन है तो क्यों है, डिवाइड है तो क्यों है। ये साइंस अगर है तो इनके पीछे रीजन क्या है, आया समझ में? ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो समझ लो कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूं, ये होमवर्क है, ठीक है, ये आपके चैलेंज हैं, ये मुझे सॉल्व करके आप बताएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। ये मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे और कौन सा पैटर्न यूज करना है, पूरा मैथमेटिकल थिंकिंग वाली जो साइकिल है वो यूज करके आप मुझे ये 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 है, 2, 6, 12, 20, 30 और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2, 6, 12, 20, 30 और नेक्स्ट नंबर कौन सा है। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है आपका कि यू हैव 9 आइडेंटिकल लुकिंग बॉल, एक जैसी दिख रही है भैया बॉल, ठीक है, सारी बॉलें एक जैसी दिख रही है, पर वन बॉल is heavier than all the others, heavier than all the others, ठीक है। शब्दों को पहचानो, तोड़ो और फिर आपको करना है, सॉल्व करना है। और क्या है, यू हैव अ बैलेंस स्केल, आपके पास बैलेंस स्केल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यू हैव अ बैलेंस स्केल, कैन यू फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, द हैवियर बॉल यूजिंग द स्केल only 2 times। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इसको अब मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि हमने पढ़ा है सब कुछ, आप अपना दिमाग लगाइए और ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड करिए, ऑब्जर्व करिए पैटर्न को और मुझे बताइए कि इसके आंसर क्या होंगे। आंसर बताइए, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके आंसर बताऊंगी और अब हम प्रॉपर हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, रिवीजन के साथ। इसका रिवीजन तो मैं करवा ही रही, मतलब ये रिवीजन ही हो गया समझो आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इसको इनके दोनों के मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ कि मैंने बोल दिया कि मैं आपको बताऊंगी और मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा नहीं है। ये दोनों हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तब तक अपना दिमाग लगाओ। चलो बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो, ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही ना हो, ठीक है। चलो बाय बाय।